वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 21 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 में भारत के साथ हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने के लिए सहमत हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। हाल ही में यानी जनवरी 2022 में भारत व डेनमार्क इन दोनों देश हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास कार्य शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। मैप में ये रहा डेनमार्क। यहाँ पर बाल्टिक सागर है और यहाँ पर नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी व बाल्टिक सी इन दोनों के मध्य डेनमार्क स्थित है। बात करें डेनमार्क की कैपिटल क्या है तो कोपेनहेगन है और यहाँ की जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन है। ये रहा फ्रांस की कैपिटल ये पेरिस है। पेरिस जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है वह यहाँ की करेंसी यूरो है। बात करें स्विट्जरलैंड की कैपिटल ये बर्न है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल ये बर्न है और यहाँ की करेंसी स्विस फ्रैंक है। तथा नॉर्वे की कैपिटल ये ओस्लो है व यहाँ की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत व डेनमार्क हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास कार्य शुरू करने पर सहमत हुए हैं। अब डेनमार्क से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। डेनिश ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन ने मेंस सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन जीता है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन किसके द्वारा जीता गया है तो विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया, जो कि डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियंस है। वहीं डेनमार्क में एक रेत महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। वहीं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, यहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोन और प्रेजेंट टाइम में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू की गई है। बात करें असम की तो असम में अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान में चिरंजीवी योजना की शुरुआत की गई है तथा गोवा में पानी बचाओ योजना की शुरुआत ये गोवा राज्य में की गई है। वहीं मध्य प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश ये रहा मध्य प्रदेश की बॉर्डर लाइन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ इन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। बात करें मध्य प्रदेश की जो कैपिटल क्या है तो यहाँ की मध्य प्रदेश की कैपिटल ये भोपाल है। प्रेजेंट टाइम के मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं व यहाँ के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यहाँ की कैपिटल भोपाल में ना होकर ये जबलपुर में स्थित है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर जो उच्च न्यायालय हैं वो रिलेटेड स्टेट के कैपिटल में ही स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो उसकी कैपिटल भोपाल में ना होकर जबलपुर में स्थित है। हालांकि उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी यहाँ की जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी कहाँ पर स्थित है प्रयागराज में, बल्कि यहाँ इसका जो कैपिटल है वो लखनऊ है। तो एमपी का जो उच्च न्यायालय है कहाँ पर स्थित है ये जबलपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं एमपी में कुल कितने जिले हैं 52 जिले हैं। बात करें लोकसभा सीटें की तो लोकसभा सीटें यहाँ की 29 हैं। राज्यसभा सीटें इंपॉर्टेंट है, यहाँ की 11 है। राज्यसभा सीटें 11 है तथा विधान परिषद सीटें कितनी हैं 230 है। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क व फासिल नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। वहीं वन क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है तथा टाइगर स्टेट का दर्जा यह भी मध्य प्रदेश को ही प्राप्त है। यानी सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में पाया जाता है तो वह मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। तथा दाल व सोयाबीन इन दोनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है देश का दोनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख रहे हैं। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश में 9,577 करोड़ रुपए की 34 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कुल कितनी सड़क है? तो 34 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास यह मध्य प्रदेश में किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत नवंबर 2021 में लागू करने की घोषणा की थी और यह लागू भी हो गई है, क्योंकि इसकी घोषणा कब की गई थी? नवंबर 2021 में। वहीं बीना तेल रिफाइनरी ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर जो है 7659 योजना को मंजूरी दिया है। और वहीं दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी सरकार आपके साथ अभियान लॉन्च किया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे तथा मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। अंकुर योजना की शुरू करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। वहीं रानी पद्मावती मेमोरियल विल बी बिल्ट इन भोपाल। ये रानी पद्मावती मेमोरियल कहाँ पर है? भोपाल में बनाया जा रहा है। तथा मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया है। संकल्प अभियान, अंकुर योजना, इस सारे का संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश है। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व हैज बीन मेड ए पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यानी जो मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व है ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है योग से निरोग कार्यक्रम। योग से निरोग कार्यक्रम, इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से ही है। तथा प्रतिभा खोज अभियान, यह भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुसंतरा किस देश की नई राजधानी बनेगी? नुसंतरा ये किस देश की नई राजधानी बनेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया की। नुसंतरा इंडोनेशिया की नई राजधानी बनेगी। ये मैप में रहा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एशिया का सबसे दक्षिणी व सबसे पूर्वी देश है। सबसे दक्षिणी देश, एशिया का सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया है। वहीं सबसे पूर्वी देश भी ये भी जो है इंडोनेशिया है। बात करें इंडोनेशिया की कैपिटल, या इंडोनेशिया सबसे अधिक द्वीपों के मामले में नंबर 1 पे है। सबसे अधिक द्वीपों वाला देश भी इंडोनेशिया है। तथा यहाँ की कैपिटल क्या है? ये इंडोनेशिया की कैपिटल ये जकार्ता है और जकार्ता में ही आसियान का हेडक्वार्टर स्थित है। आसियान का हेडक्वार्टर ये जकार्ता में ही स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया के पीएम ये कौन है? ये है जोको विडोडो हैं। भारत व इंडोनेशिया के मध्य पासेक्स सैन्य अभ्यास ये भारत व इंडोनेशिया के मध्य होता है। माउंट सेनेबाग, माउंट मेरापी व माउंट सेमरू ज्वालामुखी, ये तीनों जो है इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से हैं? माउंट सेनेबाग ज्वालामुखी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी तथा माउंट सेमरू ज्वालामुखी। इन तीनों का संबंध इंडोनेशिया से है। बात करते हैं यहाँ पे रूस की। तो रूस की कैपिटल क्या है? रूस की कैपिटल ये मॉस्को है। वह यहाँ की करेंसी रशियन रूबल है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। वह यहाँ की करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तथा जर्मनी की कैपिटल ये बर्लिन है। बर्लिन जो कि स्प्री नदी के तट पर स्थित है। वह यहाँ की करेंसी जो है यूरो है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा मन उरु मन बड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया है? मन उरु मन बड़ी कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना से। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा मन उरु मन बड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश यह 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तथा हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला जो है वह 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बना है। किन्नौर जिला व स्टेट दोनों जो है 100% टीकाकरण के मामले में ये हिमाचल प्रदेश के नाम दर्ज है। वहीं नागालैंड की बात करें तो हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन ये नागालैंड में किया जाता है। तथा राजा मिर्च नागालैंड के राजा मिर्च का निर्यात ये लंदन में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ के नुक्लू फोम बने व्हिटली अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय। नुक्लू फोम ये नागालैंड के हैं और इनको व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि ये पहले भारतीय बने हैं।
वहीं बात करें केरल की तो सिल्वर लाइन परियोजना एक केरल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। तथा केरल पर्यटन ने स्टेट परियोजना एक जो है पर्यटन के द्वारा शुरू किया गया है। तथा देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय एक केरल में खोला गया है। मैप में तेलंगाना की बात करते हैं तो मैप में ये रहा तेलंगाना जो कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर अपना एक जो है नया राज्य या फिर अलग राज्य बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बात आई है तेलंगाना की तो तेलंगाना की कैपिटल यानी राजधानी ये हैदराबाद है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तथा यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो प्रेजेंट टाइम में तिमिलसाई सौंदरराजन ये तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं। तथा महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान ये तेलंगाना में स्थित है। तथा कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क यह भी कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। ये सारे लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल भुगतान सूचकांक के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40%। जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल भुगतान सूचकांक के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान के मामले में 40% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि डिजिटल भुगतान सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ बात आरबीआई की आई है। आरबीआई की स्थापना या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से एक्ट कब का है, 1934 का है। और इसकी स्थापना इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। जिस टाइम इसकी स्थापना की गई थी उस टाइम उसका हेडक्वार्टर एक कोलकाता में था, लेकिन वर्ष 1937 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर एक कोलकाता से स्थानांतरित कर मुंबई में स्थापित किया गया। और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये मुंबई में स्थित है। बात करें आरबीआई के गवर्नर की तो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास एक 25वें नंबर के गवर्नर है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के स्तुति पर हुई है, तो हिल्टन यंग कमीशन की संस्तुति पर आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 ईस्वी में की गई थी। और इसको जो है 1949 ईस्वी को इसका क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का। तो यहाँ पर आरबीआई से बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। इतने क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आरबीआई से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आरबीआई के नवीनतम सूचकांक के अनुसार सितंबर 2021 तक डिजिटल भुगतान लेन देन के मामले में 40% की वृद्धि दर हासिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2022 में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। हाल ही में मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा ये 5 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। ये 27 वर्ष से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 32 साल कर दिया गया है। वहीं अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा उड़ीसा के जो भी मतलब जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी गई है। तथा यहाँ पर जो मेघालय राज्य है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले इच्छुक हैं उनकी आयु सीमा 27 वर्ष थी, जो कि अब बढ़कर 32 वर्ष हो गई है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा एक टू खेलो एक टू परियोजना ये त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। तथा सफ़ेद चाय का उत्पादन ये भी त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा या फिर त्रिपुरा में ही किया जाता है। बात करें असम के तो असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह वन रक्षकों को सैटेलाइट फोन से लैस करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। कौन सा नेशनल पार्क है ये, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। तथा पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा दुआरे राशन योजना की शुरुआत ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 साल की वृद्धि करने का फैसला लिया है। ऊपरी आयु सीमा ये 27 वर्ष से बढ़ाकर 32 वर्ष किए जाने की जो है घोषणा की गई है। वहीं
शिलांग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, शिलांग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन ये मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने नवंबर 2021 में किया था। वहीं मेघालय मंत्रिमंडल ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स मिले नामक एक नए जिले के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। कौन सा जिला है? पूर्वी खासी मिल नामक जिले का निर्माण ये कहाँ पर किया जाएगा? मेघालय राज्य में किया जाएगा। बात करें मेघालय की कैपिटल यानी राजधानी, वो शिलांग है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री ये कॉनराड संगमा है तथा मेघालय के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में सत्यपाल मलिक हैं। व गारो खासी व जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। ये ये पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व सबसे पहले गारो पहाड़ियाँ स्थित है, फिर इसके बाद खासी है, फिर जयंतिया, क्योंकि क्वेश्चन में इसको पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व मिलाने की श्रेणी में पूछ लेता है। तो गारो खासी जयंतिया ये मेघालय की ही जो है मेघालय की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को स्टार्टअप इंडिया द्वारा आयोजित द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड यानी NSA 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सेलरेटर पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया एक्सेलरेटर को। किसको? इंडिया एक्सेलरेटर को देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सेलरेटर पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया एक्सेलरेटर को स्टार्टअप इंडिया द्वारा आयोजित द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स यानी NSA 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सेलरेटर का पुरस्कार मिला है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज 2021 में कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यह दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE कारोबार के लिए अनुबंधों की संख्या के हिसाब से वर्ष 2021 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यह भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष ये गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। वह MD तथा CEO ये कौन है? विक्रम लिमये। प्रेजेंट टाइम में NSE के MD व CEO या विक्रम लिमये हैं। वहीं संघाई स्टॉक एक्सचेंज यह चीन के संघाई शहर में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन जनवरी 2022 में विदेशी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। विराट कोहली के द्वारा जनवरी 2022 में विदेशी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक रन बनाया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? इसका राइट आंसर है 1500 करोड़। कितना? 1500 करोड़ रुपए की, यानी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में भारत सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। IREDA की स्थापना वर्ष 1987 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर बैंकिंग वित्तीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए की गई थी। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्सव के एक भाग के रूप में व्हीसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया। यानी व्हीसल ब्लोअर पोर्टल या किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो यह भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। वहीं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रमुख केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राजकुमार सिंह है। कौन है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? राजकुमार सिंह हैं। बात करें IREDA के MD कौन है? तो IREDA के प्रेजेंट टाइम के CMD हैं ये जो है श्री प्रदीप कुमार दास हैं। IREDA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है और इसको 11 मार्च 1987 को IREDA की स्थापना की गई थी।
आज का जो हमारा जीके पॉइंट है, यहाँ पे हम पॉलिटी के सेशन को या फिर पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। पॉलिटी में स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर संवैधानिक बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, उनको कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा पोर्शन है या फिर जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्टिकुलर यूपीएससी से रिलेटेड है। यूपीएससी इसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह सेंट्रल एजेंसी ऑफ इंडिया, फिर यह सेंट्रल एजेंसी है और यह इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिनका वर्णन जो है संविधान में किया गया है और इसके लिए जो है आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका वर्णन मिलता है। बात करें किस भाग में है तो भाग 14 में आर्टिकल 315 से 332 तक इसका वर्णन मिलता है। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 315 इसमें संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 315 में क्या है कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 316 इसमें सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 317 इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन से संबंधित है तथा आर्टिकल 318 यह आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 319 यह आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक है तथा आर्टिकल 320 यह लोक सेवा आयोगों के कार्य, लोक सेवा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 320 यह लोक सेवा आयोग के कार्य को बताता है तथा आर्टिकल 321 ये लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति देता है। वहीं आर्टिकल 322 यह लोक सेवा आयोग के खर्च के बारे में प्रावधान करता है। लोक सेवा आयोग के बारे में खर्च का प्रावधान ये आर्टिकल 322 में है तथा आर्टिकल 323 जो है ये लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 323 या लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका जो यूपीएससी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक यूपीएससी का वर्णन मिलता है। बात करें किस भाग में है तो भाग 14 में है तथा सदस्यों की संख्या कितनी है तो संविधान में आयोग की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। प्रेसिडेंट के द्वारा जो इसमें एक मान्यता है कि 9 से लेकर 11 मेंबर हो सकते हैं और इसको प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि इसमें कितने मेंबर होंगे। अब बात करें नियुक्ति की तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष इन दोनों की नियुक्ति की जाती है। बात करें योग्यता, अगर नियुक्त की जाती है तो कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में बस इतना बोला गया है कि यह सेंट्रल व फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कम से कम 10 वर्ष का जो है इनको कार्य करने का अनुभव हो। वह भी पूरे सदस्य को नहीं बल्कि बस केवल 50% सदस्य को सेंट्रल व फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 10 साल कार्य करने का अनुभव हो। वहीं कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष व 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए ये इनका जो है कार्यकाल है। वहीं बात करें हटाने की प्रक्रिया यानी रिमूव करने की प्रक्रिया, पद से हटाने, अगर ये अपना इस्तीफा देना चाहे तो ये अपना इस्तीफा जो है वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। लेकिन अगर इनको जो पद से हटाने की बात की जाए तो हटाने के लिए भी कोई पॉइंट होना चाहिए। तो उनको क्यों हटाया जाएगा? अगर वो दिवालिया घोषित कर दिया जाए या फिर वो लाभ के पद पर या किसी लाभ के पद को धारण कर लिए हो तथा बॉडी अनफिट हो। इन मामले में प्रेसिडेंट क्या करता है, वो सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन हो या यूपीएससी के चेयरमैन हो या फिर यूपीएससी के जो मेंबर हैं इनको रिमूव कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है मिसबिहेवियर के केस में सुप्रीम कोर्ट ये जांच करता है कि ये मिसबिहेव है कि नहीं है और जिस समय सुप्रीम कोर्ट यह चेक करती है उस समय प्रेसिडेंट, चेयरमैन अथवा मेंबर जो भी होते हैं उनको हटा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चेक होने के बाद यदि गिल्टी पाया जाता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा और अगर गिल्टी नहीं पाया जाता है तो फिर उसे अपने पद पर पुनः वापस कर लिया जाएगा। यानी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्य है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो मिसबिहेवियर से रिलेटेड जो पॉइंट है उसको सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है मिसबिहेव पाया गया है
तो अगर पाया गया है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा, और अगर मिसबिहेव नहीं पाया गया है तो उसे पुनः अपने पोस्ट पे जो है नियुक्ति मिल जाएगी। और इस बात को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य रहेगा। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था देखा था, ज्यादातर केस में राष्ट्रपति या फिर जो भी संस्था राष्ट्रपति को एडवाइस देती है तो या फिर सलाह देती है, निर्णय देती है, वो एडवाइजरी या फिर सलाहकारी होती है। लेकिन इन केस जो यूपीएससी का क्या है, इनको रिमूव, इनके पद से पदच्युत करने की बात आती है तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा, मतलब वो बाध्य होगा, ना कि एडवाइजरी होगा। और बात करें अगर यूपीएससी के कार्य की, यहाँ यूपीएससी का कार्य है तो यूपीएससी के कार्य की बात करें तो यह 3 एग्जाम कंडक्ट कराता है। पहला ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा है सेंट्रल सर्विसेज और तीसरा है पब्लिक सर्विसेज। इन तीनों का एग्जाम जो है यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है। वहीं इनका कार्य सिर्फ एग्जाम कराना नहीं होता है, बल्कि यह गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को एडवाइस भी देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, यह केवल सलाह होता है। मतलब यहाँ पर जो बात आती है, जो एडवाइस गवर्नमेंट को देते हैं ये सलाह, ये बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर उनको रिमूव करने से रिलेटेड जो उनका डिसीजन होता है तो वो वाला जो डिसीजन वाला जो बात है तो वो प्रेसिडेंट के लिए बाध्यकारी होती है। वहीं यूपीएससी के कौन से कार्य नहीं है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूपीएससी के कार्य नहीं है आरक्षण देना या शॉर्ट टाइम के लिए किसी किसी को अपॉइंट करना, ये सारे काम जो है यूपीएससी के नहीं है। यहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर यूपीएससी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब चाहे जितने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उसको उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने हैं। आज का जो हमारा लास्ट है वो है मैप सेशन। लास्ट का सेशन हमारा मैप का सेशन है। मैप में आज हम गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल को पढ़ेंगे, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल को पढ़ेंगे, यानी एशिया कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में जो दक्षिण पश्चिम एशिया है, आज हम उसको कवर करेंगे। बात करते हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की। तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 25 मई 1981 को की गई थी। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? इसकी आधिकारिक भाषा ये अरबी है तथा महासचिव इसके प्रेजेंट टाइम में अब्दुल्ला बिन रशीद अल जावनी है। ये प्रेजेंट टाइम में खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव हैं। वहीं सदस्य देशों की संख्या बात कीजिए, सदस्य देशों की संख्या जो है इसके 6 है। यह है जो है क्या है? ये पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ से लगे हुए जितने भी देश हैं वो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के मेंबर है। इराक, ये वाला इराक व ईरान, इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि इराक व ईरान ये दोनों भी पर्शियन गल्फ से लगे हुए हैं, लेकिन ये गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के मेंबर नहीं है। इनके मेंबर की बात करें तो पहला है कुवैत, दूसरा है बहरीन, तीसरा है कतर, चौथा है यूएई और पांचवा है ओमान तथा छठा देश कौन सा है? सऊदी अरब। इसको ऐसे क्यों? देखो कुवैत मतलब क्यों, बहरीन क्यों बह गए, कतर मतलब कट के, क्यों बह गए कट के, तो बोलता है कौन? तो बोलता है यू, मतलब तुम क्यों बह गए कट के। इसको इसी तरह से याद कर ले। तो कहता है ओ मैं कभी नहीं बह सकता। क्यों नहीं बह सकता? क्योंकि हमारे पास जो है अरबों रुपए है, क्योंकि जितने लोग हैं सब सऊदी अरब से अपने बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, और ये सारे देश इसको लाइन से याद कर क्यों बह गए कट के, बोलता है कि कौन? तो कहता है यू तुम, ओ मैं कभी नहीं बह सकता। इस टाइप में आप कोई भी अपना ट्रिक लगा के याद कर लीजिएगा। ये 6 देश जो है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, ये 6 देश। वहीं ये वाला जो पार्ट है वो पर्शियन सी है, और यहाँ ये वाला जो है इसे क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ ओमान। इसे गल्फ ऑफ ओमान कहा जाता है। ये वाला पार्ट ए रेड सी है तथा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो खाड़ी है वो कौन सी है? वो है गल्फ ऑफ अदन। यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय